जय हिंद साथियों। चर्चा करेंगे 5 मार्च 2025 के डेली करेंट अफेयर्स के टॉप 20 एमसीक्यूज की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच कंपनी लॉन्च्ड ब्लू घोस्ट मिशन। ब्लू घोस्ट मिशन किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी फायरफ्लाई एरोस्पेस, ऑप्शन सी है ब्लू ओरिजिन और ऑप्शन डी है एस्ट्रोबॉटिक टेक्नोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फायरफ्लाई एरोस्पेस ने लॉन्च किया था ब्लू घोस्ट मिशन। चर्चा करेंगे ब्लू घोस्ट मिशन की। तो मिशन का नाम क्या है, ब्लू घोस्ट मिशन नाम है, आप देख रहे हैं। कंपनी का क्या नाम है, तो कंपनी का नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायरफ्लाई एरोस्पेस। कब लैंडिंग डेट थी, कब अवतरित किया था, अवतरित मतलब ये लैंड किया था, मतलब 3 मार्च 2025 को मून पे इन्होंने लैंड किया था। मिशन टाइप क्या है, तो लैंडर ओनली नो रोवर। इसमें क्या है, कोई लैंड, इसमें कोई रोवर नहीं है जो जो गोल गोल घूमे, इसमें लैंडर है। ठीक है। लैंडिंग साइट क्या थी, तो 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ मून इक्वेटर, चंद्रमा की विषुवत रेखा से 20 डिग्री उत्तर। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ मून इक्वेटर, ये याद रखिएगा। पेलोड्स कौन कौन से थे, किसके थे, तो 10 पेलोड्स ये कैरी किया था ये ब्लू घोस्ट मिशन। इसमें 10 जो पेलोड्स थे वो सारे के सारे नासा के ही थे। ऑपरेशनल ड्यूरेशन क्या है, संचालन की अवधि क्या होगी, तो 14 दिन की अवधि होगी। 14 पृथ्वी दिवस मतलब 14 अर्थ डेज की ऑपरेशनल ड्यूरेशन होगी या संचालन अवधि होगी। बात कर लेते हैं नासा की सीएलपीएस प्रोग्राम की, जिसके अंतर्गत ब्लू घोस्ट मिशन को कैरी आउट किया गया था। तो पूरा नाम है सीएलपीएस का, कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज, जिसके अंतर्गत क्या मुख्य उद्देश्य है, चंद्र मिशनों के लिए निजी कंपनियों को लिए अनुबंधित करना, मतलब क्या करना, प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट देना फॉर लूनर मिशंस, लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये हुआ इसका उद्देश्य सीएलपीएस प्रोग्राम का। ये सपोर्ट करता है आर्टेमिस मिशन को, जो कि लूनर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए चलाया गया है। चंद्र अन्वेषण तकनीक के विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्टेमिस का, नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबखाजिया को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किस देश का हिस्सा माना जाता है। विच कंट्रीज अबखाजिया इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी जॉर्जिया, ऑप्शन डी बेलारूस। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्जिया का पार्ट माना जाता है अबखाजिया को। अबखाजिया क्यों न्यूज में था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अकबजिया इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वहां पे राष्ट्रपति चुनाव में बद्रा गुनबा की जीत हुई है। याद रखना है, बद्रा गुनबा ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है अबखजिया का। ठीक है, मार्च 2025 में यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, जिसको जीत लिया है बद्रा गुनबा ने। कहाँ का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अबखजिया का। ठीक है, अबखजिया कहाँ का, ये ब्रेक अवे रीजन है जॉर्जिया का। ठीक है, ये अलगाववादी क्षेत्र है जॉर्जिया का, ये याद रखना है आपको। अबखजिया कहाँ का रीजन है, तो ये अलगाववाद क्षेत्र, कहाँ का क्षेत्र है, अलगाववादी क्षेत्र है जॉर्जिया का, ब्रेक अवे रीजन है जॉर्जिया का। ठीक है, तो बद्रा गुनबा जीत चुके हैं राष्ट्रपति चुनाव अबखजिया का। तो इन्होंने किनको हराया है, तो इन्होंने हराया है अदगुर्ग अदजिन्बा को। अदगुर्ग अदजिन्बा को हरा के बद्रा गुनबा जो है ये राष्ट्रपति बनेंगे अबखजिया के। अबखजिया जो कि अलगाववादी क्षेत्र है जॉर्जिया का। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या स्टेटस है इसका, अबखजिया की स्थिति क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो जॉर्जिया का अलगाववादी क्षेत्र है ये अबखजिया। फिर 2008 के रूस जॉर्जिया युद्ध के बाद रूस के नियंत्रण में है। ठीक है, अंडर डी फैक्टो रशियन कंट्रोल सिंस 2008 रशियन जॉर्जियन वॉर, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ पार्ट ऑफ जॉर्जिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जॉर्जिया का हिस्सा माना गया है अबखजिया को, लेकिन ये किसके नियंत्रण में है, रूस के नियंत्रण में है 2008 के रूस और जॉर्जिया के युद्ध के बाद। तो ये रशियन कंट्रोल में है, डी फैक्टो रशियन कंट्रोल में है आफ्टर 2008 रशिया जॉर्जिया वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं, आपको ये बताना है। हु वाज स्worn in as ऑस्ट्रियाज न्यू चांसलर इन मार्च 2025। ऑप्शन है आपके, ए क्रिश्चियन स्टॉकर, ऑप्शन बी है कार्ल नेमार, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग और ऑप्शन डी है एंड्रिया बाबलार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रिश्चियन स्टॉकर बने हैं न्यू चांसलर, नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के मार्च 2025 में। याद रखना है, क्रिश्चियन स्टॉकर। तो ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर के रूप में शपथ ली है क्रिश्चियन स्टॉकर ने। याद रखिएगा, क्रिश्चियन स्टॉकर सोन इन एज ऑस्ट्रेलिया न्यू चांसलर। कहाँ पे, हॉफबर्ग पैलेस वियना में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। किसको रिप्लेस किया है, किसको प्रतिस्थापित किया गया है, तो अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग को किया गया है। ठीक है, अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग को हटा के प्रतिस्थापित करके क्रिश्चियन स्टॉकर बने हैं ऑस्ट्रिया के नए चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पहले हाइड्रोजन ईंधन भरने वाले स्टेशन कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं? वेयर आर द फर्स्ट हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस बीइंग सेट अप इन इंडिया? ऑप्शन है, ऑप्शन ए फरीदाबाद, वडोदरा, पुणे, बालासोर। ऑप्शन बी है लखनऊ, कानपुर, चेन्नई, जयपुर। ऑप्शन सी है पटना, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम। ऑप्शन डी है नागपुर, इंदौर, कोची और अमृतसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फरीदाबाद, वडोदरा, पुणे और बालासोर में इंडिया के पहले हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए जाएंगे, जहां पे हाइड्रोजन ईंधन भरने की क्षमता बनाई जाएगी। कहाँ कहाँ पे? फरीदाबाद, वडोदरा, पुणे और बालासोर। भारत में पहली बार हाइड्रोजन संचालित ट्रक परीक्षण की शुरुआत की गई है। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रक ट्रायल्स शुरू किए गए हैं। कहाँ पे? नई दिल्ली में, मार्च 2025 में। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन ट्रक संचालित होंगे। तो पहले 3 हाइड्रोजन ट्रक जो हैं, जो पहले 3 हाइड्रोजन पावर्ड ट्रक्स हैं, वो कहाँ पे ऑपरेट करेंगे ट्रायल्स के लिए? फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में। और सेकेंड रूट है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा में। ठीक है, तो ये बात हो गई रूट्स की, किन किन रूट्स पे अप्लाई करेंगे ये लोग, किन किन रूट्स पे हाइड्रोजन ट्रक संचालित होंगे। तो फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर रूट 1 हो गया। सेकेंड रूट हो गया अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी सेटअप किए गए हैं बाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IOCL। तो ये 4 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस, 4 हाइड्रोजन ईंधन स्टेशंस कहाँ पे स्थापित किए गए हैं, लगाए गए हैं? तो ये फरीदाबाद, वडोदरा, पुणे और बालासोर में लगाए गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि पहली बार हो रहा है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रकों का परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन पावर ट्रक का ट्रायल्स किया जा रहा है। 2 रूट में इनका ट्रायल्स होगा। पहला रूट होगा फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर और दूसरा रूट होगा अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा। साथ ही साथ हाइड्रोजन ईंधन स्टेशंस लगे हैं, हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस फरीदाबाद, वडोदरा, पुणे और बालासोर में। भारत का पहला पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर स्टैब्लिश्ड? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी गुरुग्राम, हरियाणा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी है वाराणसी। ऑप्शन बी सही आंसर है, गुरुग्राम, हरियाणा में इंडिया का पहला पीस सेंटर। तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे, विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम, हरियाणा में किया गया है। तो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर स्टैब्लिश किया गया है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसके संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? तो अहिंसा विश्व भारती के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि जी। तो जैन आचार्य लोकेश मुनि जी जो फाउंडर रहे हैं अहिंसा विश्व भारती के, उन्होंने स्टैब्लिश किया है इंडिया का पहला फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा लॉन्च की गई सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिटीज कोएलिशन फॉर सर्कुलैरिटी इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया? ऑप्शन है स्मार्ट सिटी का निर्माण करना, बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज। ऑप्शन बी है शहरी अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है एडवांसिंग सिटीज स्पेस रिसर्च। ऑप्शन सी है केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी एनकरेजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली। और ऑप्शन डी है सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट या सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना जो है मुख्य उद्देश्य है सिटीज कोएलिशन फॉर सेक्युलैरिटी का, जिसको लॉन्च किया गया है इंडिया द्वारा। तो भारत के नेतृत्व में सतत विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन लॉन्च किया गया है, न्यू ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ लेड बाय इंडिया, जिसको नाम दिया गया है सिटीज कोएलिशन फॉर सेक्युलैरिटी। सिटीज कोएलिशन फॉर सेक्युलैरिटी इसको लॉन्च किया गया था 3 मार्च 2025 को, जिससे क्या हो सके, शहरी विकास को बढ़ावा दिया जा सके, प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। इंडिया का कमिटमेंट रहा है प्रो प्लैनेट पीपल दृष्टिकोण, प्रो प्लैनेट अप्रोच रहा है, और 3R प्रिंसिपल्स, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत एक वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाएगा, कार्य समूह का प्रस्ताव रखा गया है, जहां पे सदस्य देश एक कार्य समूह गठित किए जाएंगे जो गठबंधन की संरचना और संचालन रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग ग्रुप स्टैब्लिश किया जाएगा जो कि कोएलिशन का स्ट्रक्चर फाइनलाइज करेगा और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करेगा। कौन से स्ट्रक्चर को? तो सिटीज कोएलिशन फॉर सेक्युलैरिटी के स्ट्रक्चर को। सिटीज 2.0 में भी समझौता हुआ है। तो जयपुर में एक प्रमुख समझौता पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें 14 राज्यों के 18 शहर को 1800 करोड़ की निधि मिली है। ठीक है, तो एक पार्टनरशिप साइन की गई थी अंडर सिटीज 2.0 एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत 18 सिटीज जो कि स्पैन्ड अक्रॉस है 14 स्टेट्स में, इनको 1800 करोड़ की फंडिंग दी गई है।
इसकी बैकग्राउंड की बात करें न्यू अलायंस फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ की, तो 2009 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2009 टू प्रमोट वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी इन एशिया पैसिफिक रीजन। फिर हनोई 3R की घोषणा की गई थी, हनोई 3R डिक्लेरेशन 2013 से 2023 के बीच। इस घोषणा में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए 33 स्वैच्छिक लक्ष्य तय किए गए थे। ठीक है, 33 वॉलेंट्री गोल्स स्टैब्लिश किए गए थे अंडर हनोई 3R डिक्लेरेशन। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में कितनी डॉल्फिन पाई गई हैं? हाउ मेनी डॉल्फिन्स वर फाउंड इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन्स कंबाइंड? ऑप्शन ए है 3275, ऑप्शन बी है 2414, ऑप्शन सी है 6324 और ऑप्शन डी है 584। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 6324 डॉल्फिन्स पाई गई हैं। इंडिया में पहली बार रिवर डॉल्फिन्स का पॉपुलेशंस का सर्वे हुआ है, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्रा में 6324 रिवर डॉल्फिन्स पाई गई हैं और ब्यास रिवर में 3 इंडस डॉल्फिन्स पाई गई हैं। तो टोटल जो काउंट हो जाता है वो 6327 हो जाता है। तो इंडिया की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई है। इंडिया की पहली रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। गिर नेशनल पार्क गुजरात में ये लॉन्च की गई थी और अवसर क्या था, तो ओकेजन था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन इंडिया की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की गई थी। इंडिया की पहली रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसके अंतर्गत 6327 डॉल्फिन्स को काउंट किया गया है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा में 6324 डॉल्फिन्स पाई गई हैं और ब्यास रिवर में 3 डॉल्फिन्स पाई गई हैं जो कि इंडस रिवर की है। ठीक है, मतलब इंडस डॉल्फिन्स है। डॉल्फिन के हॉटस्पॉट्स कहाँ हैं? डॉल्फिन के हॉटस्पॉट्स वो राज्य है जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में डॉल्फिन्स पाई गई हैं, तो है असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और लक्षद्वीप। ठीक है, सर्वे का ड्यूरेशन क्या था, सर्वेक्षण की अवधि क्या थी, तो 2021 से 2023 के बीच ये सर्वेक्षण को कंडक्ट किया गया था, सर्वेक्षण की अवधि थी। सर्वेक्षण संस्था कौन कौन सी थी, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड ने ये सर्वे को कंडक्ट किया है। सर्वे को कंडक्ट किया है, ये सर्वेक्षण संस्था है भारतीय वन्य जीव संस्था। सहयोगी संस्थाएं कौन सी हैं, तो राज्य वन विभाग, WWF, अरण्यक, टर्टल सर्वाइवल अलायंस, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी याद रखिएगा कि कोलैबोरेटिंग एजेंसीज कौन सी हैं, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स रहे हैं WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अरण्यक, टर्टल सर्वाइवल अलायंस और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कुल सर्वेक्षित क्षेत्र कितना है, टोटल सर्वेड एरिया कितना है, तो 8500 किलोमीटर्स का। गंगा जी में कितना सर्वेक्षण हुआ है, तो गंगा जी के 7109 किलोमीटर में सर्वेक्षण हुआ है, याद रखना है ये भी। मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी सर्वे की गई हैं, गंगा बेसिन में प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है गंगा जी की जिनको सर्वेक्षण किया गया है जिनका, तो चंबल, यमुना, राप्ती, शारदा, कोसी और गंडक। फिर राज्यवार डॉल्फिन संख्या की बात करें, काउंट बाय स्टेट्स की, तो उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वोत्तम डॉल्फिन की काउंट है 2397, बिहार में है 2220, पश्चिम बंगाल में है 815 डॉल्फिन, असम में है 635 डॉल्फिन, झारखंड में है 162 डॉल्फिन, राजस्थान व मध्य प्रदेश में 95 डॉल्फिन मिल जाएंगी और पंजाब में ब्यास रिवर पे 3 डॉल्फिन मिली हैं। ठीक है, डॉल्फिन डिस्ट्रीब्यूशन इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन, तो मुख्य गंगा जी की मुख्य धारा में 3275 और सहायक नदियों में 2414 डॉल्फिन पाई गई हैं। ब्रह्मपुत्रा की मुख्य धारा में, ब्रह्मपुत्रा की मेन स्टेम में 584 डॉल्फिन्स एस्टिमेट की गई है। संरक्षण क्षेत्र क्या है, तो चंबल नदी जो है वो संरक्षण क्षेत्र है, कंजर्वेशन जोन है। डॉल्फिन कंजर्वेशन इनिशिएटिव की बात करें तो डॉल्फिन संरक्षण योजना को लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन के नाम से 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता पर कार्यशाला का कहाँ आयोजन किया गया था, वेयर वॉज वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलैरिटी इन डेयरी सेक्टर हेल्ड? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बैंगलोर। सही आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। तो एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी जिसका नाम था वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलैरिटी इन डेयरी सेक्टर। कार्यशाला का क्या नाम था, डेयरी क्षेत्र में स्थिरता और परिपत्रता। ठीक है, इसके आयोजक कौन थे, किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है,
पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशन कौन था, सहयोगी संगठन कौन था, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। कहाँ पे आयोजित किया गया था, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था, इसके मुख्य अतिथि थे केंद्रीय सहकारिता मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव्स अमित शाह जी। ठीक है, इसमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नाबार्ड के बीच डेयरी क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया था। पार्टनरशिप हुई थी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नाबार्ड के बीच फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इन डेयरी सेक्टर। साथ ही साथ 15 राज्यों के 26 दूध संघों के साथ बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की लिए समझौता हुआ था। पार्टनरशिप साइन की गई थी 26 मिल्क यूनियंस की 15 स्टेट से बायोगैस प्लांट्स को स्टैब्लिश करने के लिए। नई पहल में देखें, नई इनिशिएटिव में देखें तो एनडीडीबी सस्टेन प्लस प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, सतत डेयरी वित्तीकरण लॉन्च किया गया था और मार्गदर्शिका जारी की गई थी। ठीक है, एनडीडीबी का सस्टेन प्लस प्रोजेक्ट क्या करेगा, ये फाइनेंस करेगा सस्टेनेबल डेयरिंग को। तो ये सतत डेयरी वित्तीकरण जो है ये सस्टेन प्लस प्रोजेक्ट के अंतर्गत फाइनेंस करेगा सस्टेनेबल डेयरिंग को। और मार्गदर्शिका रिलीज हुई है ऑन सर्कुलैरिटी इन डेयरी सेक्टर। तो मार्गदर्शिका एक वर्कबुक टाइप की है। और एनडीडीबी सस्टेन प्लस प्रोजेक्ट किसके लिए है, ये सस्टेनेबल डेयरिंग को फाइनेंस करने के लिए है, जिसके अंतर्गत 1,000 करोड़ की योजना है। ये अगले 10 वर्षों में छोटे और बड़े बायोगैस संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी एनडीडीबी सस्टेन प्लस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ठीक है, 1,000 करोड़ की ये फाइनेंसिंग स्कीम है जिसमें स्मॉल और लार्जर बायोगैस प्लांट्स को स्टैब्लिश करने के लिए अगले 10 वर्षों में फाइनेंस की जाएगी। फ्यूचर प्लान क्या है, तो 80% जिलों में दूध संघों का गठन, विपणन और डेयरियों की संख्या को 3 गुना बढ़ाना, मतलब मिल्क यूनियंस को 80% फॉर्म करना, साथ ही साथ ट्रिपल करना नंबर ऑफ मार्केटिंग डेयरीज। महिला भागीदारी की चर्चा करें तो 72% महिला सहकारी डेयरी क्षेत्र में कार्यरत है। 72% वुमेन एंगेज्ड इन कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर। नीति आयोग और ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड द्वारा जारी रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ रिपोर्ट रिलीज बाय नीति आयोग एंड ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन कौन सा है इसमें, डी, उधारकर्ता से निर्मात्री, मतलब फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स। ठीक है, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट का नाम है उधारकर्ता से निर्मात्री, भारत की वित्तीय विकास गाथा में महिलाओं की भूमिका, फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, विमेन्स रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी। इसको लॉन्च किया गया था 3 मार्च 2025 को। किसने लॉन्च किया है, जारीकर्ता कौन है, तो नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, किसके साथ मिलके, ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड और माइक्रोसेफ कंसल्टिंग लखनऊ के साथ मिलके ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है विमेन की जो सेल्फ मॉनिटरिंग, क्रेडिट मॉनिटरिंग है एक्टिविटी, जो विमेन खुद ही मॉनिटर करती है अपने क्रेडिट को, वो बढ़ गई है 42% और 27 मिलियन हिट किया है 2024 में। ठीक है, 2024 में 27 मिलियन महिलाएं सक्रिय रूप से अपने क्रेडिट की निगरानी कर रही थी। अपना जो क्रेडिट है, उनका जो लोन था, उनको सेल्फ मॉनिटर कर रही थी। कितनी, 27 मिलियन विमेन इन 2024, जो कि 2023 की तुलना में 42% अधिक है। 27 मिलियन विमेन एक्टिवली मॉनिटर्ड देयर क्रेडिट इन 2024, मार्किंग अ 42% इंक्रीज फ्रॉम 2023। फिर बात कर रहे हैं अगर विमेन के स्वयं निगरानी के आधार पर बात करें, मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग क्रेडिट के बेसिस पे बात करें, तो महिलाओं का जो हिस्सेदारी है, विमेन का जो पार्टिसिपेशन है सेल्फ मॉनिटरिंग क्रेडिट में, वो 17.89 से बढ़ के 19.43 हो गया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मोटापा दिवस 2025 की थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओबेसिटी डे 2025। ऑप्शन है स्वस्थ भोजन अपनाएं, अडॉप्ट हेल्दी ईटिंग, ऑप्शन बी अधिक कैलोरी सेवन कम करें, रिड्यूस एक्सेस कैलोरीज, ऑप्शन सी है सिस्टम बदले स्वस्थ जीवन, ऑप्शन सी चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ्स, और ऑप्शन डी है मोटापा नियंत्रण के उपाय, ओबेसिटी कंट्रोल मेजर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइफ्स, सिस्टम बदले स्वस्थ जीवन पाएं। तो विश्व मोटापा दिवस या वर्ल्ड ओबेसिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मार्च को हर वर्ष। इस बार 4 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। पहली बार मनाया गया था इसको 11 अक्टूबर 2015 को, फिर 2020 में इसको बदल के कर दिया गया था 4 मार्च। ठीक है, तो 4 मार्च 2025 को हम ऑब्जर्व करते हैं विश्व मोटापा दिवस या वर्ल्ड ओबेसिटी डे। इसके आयोजक है, ऑर्गेनाइजर है विश्व मोटापा संघ, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन।
इस बार की थीम है, 2025 की थीम है चेंजिंग सिस्टम्स हेल्दियर लाइव्स। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की बात करें तो इसके अध्यक्ष है डॉक्टर सिमोन बर्गुएरा। इसका हेडक्वार्टर्स है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। स्टैब्लिश किया गया था 1967 में। विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विच सिटी इज होस्टिंग वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025? ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी साओ पोलो, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी पेरिस। सही आंसर है ऑप्शन बी साओ पोलो। इंडिया ने बिड किया है वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 को होस्ट करने के लिए। इस बार के जो होस्ट होंगे वो होंगे साओ पोलो, ब्राजील। याद रखना है कि विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच 2025 का जो आयोजन होगा वो साओ पोलो, ब्राजील में होगा। और इसी अर्थव्यवस्था मंच के लिए, विश्व परिपत्र अर्थव्यवस्था मंच 2026 के संस्करण के लिए भारत ने अपनी दावेदारी जाहिर की है। इंडिया ने बिड किया है वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव को मौलिक अधिकार का उल्लंघन कब घोषित किया? व्हेन डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एज फंडामेंटल राइट वायलेशन? तो डिसेबिलिटी के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करना एज अ फंडामेंटल राइट वायलेशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने कब ऑब्जर्व किया, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 4 मार्च 2025, ऑप्शन बी 3 मार्च 2025, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 2025 और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 2024। तो सही आंसर है 4 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी भेदभाव अगर विकलांगता पर आधारित है तो उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अगर डिसेबिलिटी पे बेस्ड है तो उसे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का 4 मार्च 2025 को। 4 मार्च 2025 को जस्टिस जी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने एक याचिका को संबोधित करते हुए, जो कि संबंधित थी मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन रूल से, इन्होंने कहा था कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज फंडामेंटल राइट, मतलब विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो किसी भी इंसान के साथ, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। और क्या है, विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार है। डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रोटेक्शन है वो फंडामेंटल राइट है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और ये किसके संबंध में कहा गया था? ये मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन रूल के संबंध में याचिका आई थी, उसके संबंध में ये कहा गया था कि राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबल एक्ट 2016 के अंतर्गत कि विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण मौलिक अधिकार है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएफटी या भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और एपिक एंटवर्प के बीच हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का क्या मुख्य उद्देश्य था? What is the primary objective of MOU signed between Indian Institute of Foreign Trade (IIFT) and APEC Antwerp? ऑप्शन है आपके सामने, व्यापार और लॉजिस्टिक्स शिक्षा को सशक्त बनाना, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है भारत और बेल्जियम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी था टू प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम, ऑप्शन सी है कला और मानविकी में छात्र विनिमय कार्य को बढ़ाना, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स को बढ़ाना इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, और ऑप्शन डी है भारत और यूरोप के बीच एक नया व्यापार मार्ग स्थापित करना, टू एस्टैब्लिश अ न्यू ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार और लॉजिस्टिक्स शिक्षा को सशक्त बनाना या ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना जो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जो कि एमओयू साइन किया गया है आईआईएफटी और एपेक एंटवर्प के बीच। तो आईआईएफटी न्यू दिल्ली और एपेक दैट इज एंटवर्प फ्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर बेल्जियम के बीच समझौता हुआ है। आईआईएफटी किसके अंदर आता है? आईआईटी आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है आईआईएफटी। एमओयू का उद्देश्य क्या है? एमओयू का ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, फैकल्टी और छात्र आदान प्रदान की सुविधा देना, ट्रेड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टाइज बिटवीन इंडिया एंड बेल्जियम, फैसिलिटेटिंग फैकल्टी एंड स्टूडेंट एक्सचेंज। ठीक है, तो ट्रेड एजुकेशन को बढ़ाना, एनहांस करना मुख्य उद्देश्य है। आईआईएफटी की बात करें तो इसके चांसलर है सुनील बार्थवाल जी। आईआईएफटी का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1963 में। एपेक एंटवर्प फ्लैंडर्स पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर के बारे में चर्चा करें तो ये एंटवर्प बेल्जियम में स्टैब्लिश्ड है, इसका स्थापना वर्ष है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1977 में।
2024 की सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन सी बनी है? हु वॉज द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ 2024? आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्कारलेट जॉनसन, ऑप्शन बी है निकोल किडमैन, ऑप्शन सी है मारिस्का हारगिटे, ऑप्शन डी है केट विंसलेट। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, निकोल किडमैन जो है ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी है 2024 की, सर्वाधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री बनी है निकोल किडमैन। तो फोर्ब्स ने जारी की है 2024 की सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की सूची, हाईएस्ट पेड एक्टर्स एंड एक्ट्रेस ऑफ 2024 लिस्ट। इसमें बात करते हैं टॉप 3 एक्टर्स, अभिनेता की बात करें जो मेल एक्टर्स हैं उनकी बात करें तो नंबर 1 है ड्वेन जॉनसन जो कि सबसे टॉप पे है फोर्ब्स की लिस्ट में, जिन्होंने $88 मिलियन की कमाई की है 2024 में। सेकेंड रैंक पे है रायन रेनल्ड्स जो कि $85 मिलियन की कमाई की है इन्होंने, और थर्ड पे है केविन हार्ट जिन्होंने $81 मिलियन की कमाई की है। तो ये टॉप 3 हाईएस्ट पेड एक्टर्स हो गए। शीर्ष 3 सर्वाधिक कमाई करने वाले अभिनेता हो गए। शीर्ष महिला कलाकारों की सूची देखें तो 8वें नंबर पे है निकोल किडमैन, लेकिन महिलाओं की सूची में ये टॉप पे है। ठीक है, तो सर्वाधिक कमाई करने वाली जो महिला अभिनेता है वो टॉप पे है निकोल किडमैन, पर उनका ओवरऑल लिस्ट में जो नाम है वो 8वें नंबर पे है। 12वें नंबर पे है मारिस्का हारगिटे और 15वां नंबर पे है स्कारलेट जॉनसन। ठीक है, तो टॉप 3 हाईएस्ट पेड एक्टर्स ये हो गए, ड्वेन जॉनसन, रायन रेनॉल्ड्स और केविन हार्ट, और टॉप 3 एक्ट्रेस हो गई निकोल किडमैन, मारिस्का हारगिटे और स्कारलेट जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन है 5th ऑफ मार्च, ऑप्शन बी है 2nd ऑफ मार्च, ऑप्शन सी है 3rd ऑफ मार्च और ऑप्शन डी है 4th ऑफ मार्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4th ऑफ मार्च को। याद रखना है यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष का विश्व दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। तो 4 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ये पहली बार मनाया गया था 2009 में, पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2009 में। दिलजीत दोसांझ को किस ब्रांड का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच ब्रांड हैज अपॉइंटेड दिलजीत दोसांझ एज इट्स ग्लोबल एम्बेसडर? ऑप्शन ए लेवाइस, ऑप्शन बी एडिडास, ऑप्शन सी नाइकी और ऑप्शन डी गुची। सही आंसर है ऑप्शन ए लेवाइस। तो दिलजीत दोसांझ को लेवाइस का नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ध्यान में रखना है। 38वें कान इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2025 के विजेता कौन है? हु वन 38 कान्स इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट 2025? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए आराध्य गर्ग, ऑप्शन बी पी इनियन, ऑप्शन सी काजीबैक नॉडरबैक, ऑप्शन डी है विश्वनाथन आनंद। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, पी इनियन ने जीता है 38वां कान्स इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट। तो 38वां कान इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता गया है भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन द्वारा। इन्होंने आराध्य गर्ग जो कि भारत से ही आते हैं इनको हरा के ये खिताब जीता है, और तीसरे स्थान पे काबिज रहे थे कजाकिस्तान के काजीबैक नॉडरबैक। याद रखिएगा, 3 लोग का नाम आप याद रखिएगा। 38th कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट में, तो ये 1 मार्च से 2 मार्च 2025 के बीच कांस फ्रांस में खेला गया था, जिसमें इंडियन ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने खिताब जीता है। आराध्य गर्ग जो कि इंडिया से आते हैं इन्हीं को हरा के। 3rd नंबर पे थे काजबैक नॉडरबैक जो कि कजाकिस्तान से आते हैं। नेशनल सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 मार्च, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 5 मार्च और ऑप्शन डी 4 मार्च। सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 मार्च को मनाया जाता है नेशनल सिक्योरिटी डे या राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष 4 मार्च 2025 को मनाया जाता है। पहली बार 4 मार्च 1966 को स्टैब्लिश किया गया था नेशनल सेफ्टी काउंसिल। ठीक है, ये याद करता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल का स्टैब्लिशमेंट 1966 में, तो ये आपको याद रखना है। फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना की गई थी 1998 में। इसके फाउंडर थे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, उन्होंने स्टैब्लिश किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, और पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौन थे? पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन थे? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, फर्स्ट NSA, तो ये ब्रजेश मिश्रा जी थे 1998 से 2004 तक। ठीक है।
ठीक है। एनएससी का कार्य क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्य क्या होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा एवं सुरक्षा मुद्दों पर परामर्श करना। एडवाइजरी बॉडी ऑन नेशनल सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। एनएससी संरचना की बात करें, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये 3 स्तरीय संगठन है, 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष रहते हैं और एनएसए एज अ सेक्रेटरी रहते हैं। करंट एनएसए कौन है, अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल जी है, ये आपको याद रखना है। तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम लोग हर वर्ष ऑब्जर्व करते हैं।